ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग कंडक्टिविटी सेल टर्म्स स्टार्ट किए थे। इसमें हमने शायद 2 टर्म्स सीख लिया था। पहला टर्म था हमारा रेजिस्टेंस। इसका हमने छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, R इज टू रो टाइम्स ऑफ L/A। कुछ सिग्निफिकेंस आप याद रखेंगे। R क्या होता है? रेजिस्टेंस। रो क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी। L होता है हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर सॉलिड वाले केस में, और यहाँ पर होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। ये हो गया हमारा एरिया, और सबसे इम्पोर्टेंट था L/A की वैल्यू। इसे हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट आती है। क्यों आती है? क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर हमने बना दिया, अच्छा क्यों चल रहा है, मान लें कि ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड, एक ये हो गया, हम इसको बना दिए, तो जाहिर सी बात है इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस L, वो फिक्स हो जाएगा। इसके बीच का जो एरिया ऑक्युपाइड होगा वो भी फिक्स होगा, यानी वो भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि L और A दोनों कांस्टेंट होते हैं। और एक पर्टिकुलर सेल, अगर एक सेल मैंने बना दिया ना, तो उसके अंदर हम चाहें जितने चेंजेस करें, उस सेल का सेल कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा। मान लो एक ही सेल में मैं 4 अलग अलग सॉल्यूशन बना के अलग अलग टाइम पे चीज़ों को यूज करता हूँ, तो अगर सेल वही है तो चारों के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी। ये हम याद रखेंगे, आगे हम इसको यूज भी करेंगे एक बार। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाँ, सेल कांस्टेंट दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो L और A की वैल्यू अलग से देगा, वो हम सवाल जब करेंगे तो वहाँ सीख लेंगे। एक चीज़ और हमने क्या सीखी थी कि जो R की वैल्यू है, इनमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों ही चेंज होगी, R और रो। यानी कि L/A तो कांस्टेंट हो गया, तो अगर मुझे रो को चेंज करना है तभी R चेंज होगा। यानी रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विल ओनली डिपेंड ऑन द रेजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रेजिस्टेंस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर। अब हमें सीखना पड़ेगा ये क्या होता है। तो देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस एक ही चीज़ है। अगर हम L और A की वैल्यू यूनिटी ले लें, यूनिटी का मतलब इनकी वैल्यू 1 यूनिट ले लें, तो देखिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज टू रो 1/1। क्या 1/1 की वैल्यू 1 होती है? तो क्या मैं कह सकता R इज टू रो? तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस इफ़ द वैल्यू ऑफ L एंड A इज यूनिटी। जब भी वैल्यू L और A की 1 हो जाएगी तब रजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस है, या जो रेजिस्टेंस होगा भाई उसकी क्या हो जाएगी? रजिस्टिविटी। बात समझ में आ गई? अगर मैं इसको मेटालिक कंडक्टर के लिए बात करूं, कुछ ऐसा है, मान लीजिए मेरे पास वायर है, और मैं कह रहा हूँ ये जो वायर है ना, ये वायर 1 मीटर लंबा है। दिस इज 1 मीटर लॉन्ग वायर, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला हिस्सा, दिस इज 1 मीटर स्क्वायर। तो जब मैं 1 मीटर लंबा तार लूँ और उसकी चौड़ाई 1 मीटर स्क्वायर होगी, तो क्या उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस होगा? ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं यहाँ से 4 एम्पियर करंट भेजूँ तो यहाँ पर 4 पहुँच ही जाएगा। क्या बीच में कोई ना कुछ खर्च हो जाता है? यस दैट इज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। वही उसके पीछे रीजन क्या है? रेजिस्टेंस। क्या 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर चौड़े तार में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा? तो वो जो रेजिस्टेंस है ना 1 मीटर तार के लंबे में, वही रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टिविटी होती है। अब मान लो मैं कह रहा हूँ 2 मीटर लंबा तार है और 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, उसमें कुल 10 ओम रेजिस्टेंस है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस गिवन। आप बता सकते हो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी? 10 या 20?
20। 20 नहीं, 5। आप देखो ध्यान से ना, रजिस्टिविटी क्या होती है, 1 मीटर में कितना है। हाँ। रजिस्टिविटी 1 मीटर में ना, देखिए ध्यान से, 2 मीटर में कितना है आपके पास, 10 ओम। तो पहले बता दो यहीं से 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 5। क्या यही रजिस्टिविटी हो जाएगी? हाँ, नहीं आया समझ में? रजिस्टिविटी 1 मीटर के लिए केवल होता है। हाँ, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। क्योंकि जैसे आर की वैल्यू रो एल बाई ए होती है, जब ये दोनों वैल्यू 1 होगी तभी तो दोनों इक्वल होंगे। यस सर। अगर मैं इस फॉर्मूले पे इसको यूज करूँ तो देखिए ध्यान से, आर कितना देता है, 10। हाँ, रो हमें पता करना था, एल कितना दिया है, 2। 2। ए कितना दिया, 1। तो ध्यान से देखिए रो की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। ये तो फॉर्मूला वाला हो गया। चीज़ें मुझे कॉन्सेप्ट के फॉर्म में चाहिए ना, आगे इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं तो वहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला तो हम याद कर ही लेंगे। समझ में आ गया? यस सर। ये तो हमारा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म था हमारा कंडक्टेंस। नाम से क्या पता चलता है, रजिस्टेंस ये बताता है कि कितना करंट बीच में डिस्टर्ब हुआ होगा, और Yes. कंडक्टेंस ये बताता है कितना करंट पास हुआ होगा। ऐसे कुछ है, हाँ, यानी कि एक दूसरे के ये सेम दिख रहे हैं कि अपोजिट। अपोजिट। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ना लिख सकता हूँ, कंडक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज इनवर्स। इनवर्स जानते हैं, यस। मैथमेटिक्स में इनवर्स का मतलब क्या था, अपोजिट। हाँ, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए ध्यान से, ये लाइन समझ में आई कि आपको? हाँ, अब रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस को जी से। अब ये जो सिंबल है ना, थोड़े थोड़े आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसके सिंबल्स बहुत ज़्यादा अलग अलग है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, जी की जो वैल्यू आएगी क्या आर की इक्वल होगी, या जो जी की वैल्यू होगी आर इनवर्स की इक्वल होगी। आर इनवर्स। ये तो गलत हो गया, इसको काट दूँ। तो जी की वैल्यू को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैथमेटिकली? हाँ, ठीक है, तो एक जी का हमें फॉर्मूला मिल गया, क्या होता है, 1/r। हम फॉर्मूला नहीं रटेंगे, हम इसको ऐसे रखेंगे, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है बस। अगर मैं कंडक्टेंस की यूनिट की बात करूं तो क्या मुझे इसकी यूनिट लिखनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। हाँ, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। यस सर। सिंबल में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और इस सिंबल का नाम क्या था, मो। हाँ, इसका एक और यूनिट है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा वही यूज होगा, उसका नाम है सीमेंस, और उसका हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एस से, सबसे ज़्यादा काम आने वाला। ठीक है, हाँ, यस सर। चलो तो कंडक्टेंस तक क्लियर हो गया। हाँ, अगला हमारा यूनिट थर्ड टर्म हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज रजिस्टिविटी। देखिए एक बार, हाँ। अब देखिएगा, सर, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कोई डिफरेंस है? हाँ, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस है, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, उसी का दो नाम है बस। जब हम रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक करके 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर के लिए लिखेंगे तब वही रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी होगा, लेकिन अगर मैं 2 कर दूं, 4 कर दूं, 6 कर दूं, तब वो रेजिस्टेंस है बस। ऐसे समझिए, हाँ ऐसे समझिए कि जब मैं बात करूं, आपके स्कूल में कितने सेक्शन हैं आपके क्लास के, मैथ्स के देखिए, मैथ दो का ही है। सेक्शन। चलो एक मैं ऐसे मान लेता हूँ, मैथ और बायो 2 होगा ना, यस सर। कॉमर्स भी हो, यस सर। ठीक है। मैं अगर ये कहूँ कि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, बोलिए सही है कि गलत? सही है। सही है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप क्लास 12th के ए के बच्चे हैं?
आप लोग सेक्शन ए बोलते हो कि हाँ। सेक्शन मैथ्स बोलते हो? ए वही मैथ्स। हाँ, वही एक वही मैथ्स बोलते हैं लोग जनरली। तो आप एक बात बताओ, आप ट्वेल्थ के हो ये भी सही है, आप ट्वेल्थ मैथ्स के हो ये भी सही है, क्या मैं ये भी कह सकता हूँ आप ट्वेल्थ बी के स्टूडेंट हो? नहीं। नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूँ ए का हर बच्चा ट्वेल्थ का स्टूडेंट है? एक का हर। हाँ। क्या मैं ये कह सकता हूँ ट्वेल्थ का हर बच्चा ए का स्टूडेंट है? नो सर। यही डिफरेंस है। रजिस्टेंस की हर वैल्यू रजिस्टिविटी नहीं होगी, लेकिन रजिस्टिविटी की जो वैल्यू होगी वो रजिस्टेंस होगी। तो रजिस्टेंस में क्या है ना, कितना वो लेंथ हो सकता है, कितना वो एरिया हो सकता है, लेकिन जब हम स्पेसिफिक रजिस्टेंस की बात करेंगे रजिस्टिविटी की, तब लेंथ और एरिया के वैल्यू यूनिटी कर देते हैं। यानी कि रजिस्टेंस को ही जब कुछ कंडीशन पे लिखेंगे तो वो रजिस्टिविटी हो जाएगी। अगर आपको याद होगा तो हमने एक टॉपिक पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एक हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? हाँ बोलिए। इसी कंडीशन पे रेजिस्टेंस रहेगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाँ होगा। हाँ, नाम से पता चला स्पेसिफिक, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब पढ़े थे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? इट इज द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हाँ। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? इट इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक पोटेंशियल बट एट 1 एटीएम प्रेशर। 1 एटीएम था कि 1 बार था? 1 बार का 1 बार था। 1 बार प्रेशर और 273 केल्विन और टेम्परेचर और कंसंट्रेशन और पीच आयन 1 मोलर। जब हम ये सारे कंडीशंस लगाए थे तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला था ना, उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले थे। हाँ। यानी जब रजिस्टेंस को हम यूनिटी के लिए डिफाइन करेंगे, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो वही रजिस्टेंस क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है। अगला टॉपिक क्या हो सकता है बताएं? रजिस्टेंस के बाद हमने क्या पढ़ा था? कंडक्टेंस। हाँ। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बाद हम क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? टेल। रजिस्टिविटी। नहीं रो। हाँ, रो तो सिंबल था ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम क्या था? रजिस्टिविटी। तो आप Yes. गेस करो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का नाम क्या हो सकता है? रो जी। कंडक्टिविटी। फिर आप सिंबल पे बात कर रहे हैं। सुना, जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था तो मैंने उसका नाम दिया था रजिस्टिविटी। तो सोचो कंडक्टेंस का नाम क्या देंगे? कंडक्टिविटी। हाँ। कोई दिक्कत अब? नहीं। ठीक है। इसका सिंबल इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी का सिंबल होगा के। अब ध्यान से देखना, रजिस्टेंस का अपोजिट क्या था? कंडक्टेंस। यस। या फिर ऐसा आप बोल लो कि जो कंडक्टेंस था दैट वाज इनवर्स ऑफ रजिस्टेंस। हाँ। तो बताओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? वही मतलब इसका उल्टा है। इट इज द इनवर्स ऑफ रजिस्टेंस। हाँ। नहीं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस रजिस्टेंस का थोड़ी उल्टा होगा। किसका उल्टा होगा? कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या हुआ? कैसे कंफ्यूजन आ रहा है? ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा? आ कंडक्टेंस। गया। आ गया समझ में ना? कंडक्टेंस का हाँ, अपोजिट उसका तो रेजिस्टेंस। इतना- हाँ, कंडक्टेंस का अपोजिट रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का अपोजिट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यस सर। बस कंडीशन ही तो लगानी थी। देखो, ये तो मुझे पहले से मालूम था। अगर मैं इसका कंडीशन चेंज करूंगा तो क्या इसका भी चेंज करना पड़ेगा? हाँ। तो बताओ मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? के इज इक्वल टू 1/r। नहीं, आर इनवर्स। यस सर वही है। नहीं, फिर गलत हुआ। रो इनवर्स। हाँ स्पेसिफिक है। हाँ, स्पेसिफिक है। आर इज इक्वल टू जी इनवर्स या जी इज इक्वल टू आर इनवर्स। सही है, लेकिन के इज इक्वल टू रो इनवर्स। देख लो एक बार,
मैं हर वो चीज़ को हाँ। पॉइंट आउट कर रहा हूँ जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन होती है। अब एकदम ध्यान से सीखते हुए चलना। अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/रो? हम्म। क्या मुझे रो का वैल्यू पहले से बताया गया है? अरे रो का फॉर्मूला उसके पढ़े थे ना। आर की चलो कोई बात, आर का पढ़े थे। आर इक्वल टू पी एल बाई ए। यहाँ से रो की वैल्यू निकाल सकते हो? यस सर। बोलो। आर ए अपन एल। कोई दिक्कत? नहीं। चलो इसको लिख लूँ यहाँ पर, RA/L। मैथ के हिसाब से क्या ये एल ऊपर आ जाएगा? हाँ। क्या बन जाएगा? L/RA। हम्म। अब देखो एक फॉर्मूला मैंने बना दिया। ये फॉर्मूला आप जब मर्जी होगा डिराइव कर सकते हो, लेकिन याद रखना आप। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला? K=, अच्छा रुक जाओ, एक और इसको फॉर्म है उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। देखो मैं L/RA को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1/R × L/A। यस सर। देख लो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ये कुछ दिख रहा है आपको? 1/R के ये रेजिस्टेंस का इन्वर्स है। यस सर। और अभी हमने पढ़ा था इसी को हम क्या बोलते हैं? G यानी कंडक्टेंस। यानी मैं इसको GLA लिख सकता हूँ। यस सर। मैं इसको ऐसे याद रखूँ, K=GL/A। अब आप याद कैसे रखोगे? क्या आपको R का फॉर्मूला याद है? ρL/A। हाँ। ध्यान से देखो तो ये वाला टर्म कांस्टेंट है, मतलब दोनों में सेम ही है। यस सर। चेंज कहाँ हो रहा है? R K में और रो G में। जी। तो याद रखना आसान है, लेकिन आपको चीज़ों को समझ के चलना है। कर पाओगे? यस सर। चलो एक ये हो गया। अब आगे ध्यान से देखना। इस फॉर्मूले को ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कंडक्टिविटी K = ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिख दूंगा? कंडक्टेंस हाँ। G × ध्यान से देखो इसकी वैल्यू क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रहेगा। हाँ, सेल कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन होगा, L की A? दोनों रहेगा। दोनों। तो हम इसको बोल देंगे इनटू सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? L/A होगी। देख लो एक बार, यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। अब सुनना, अब कई बार वो आपसे कहेगा ना बताओ कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी को डिफाइन करो। अगर आपको याद होगा तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, R = ρL/A। यस सर। और मैंने वहाँ पर रो को कैसे डिफाइन किया था? इसको 1 कर दिया था। तो कंडक्टिविटी को क्या डिफाइन करेंगे? कंडक्टिविटी कैन बी, एल बाई 1 कर देंगे। हाँ वेरी गुड, कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस यस। when cell constant will be 1, या फिर यूनिटी। हम यूनिटी बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बुक्स वगैरह में ना जनरली वो यूनिटी लिखा हुआ मिलता है आपको, तो वो हम इतना बोलेंगे कि बोलते बोलते याद हो जाए। देख लो एक बार, कंडक्टिविटी में कोई दिक्कत तो नहीं है अब आपको? पक्का? यस। चलो आ जाओ, इसकी यूनिट लिखते हैं। यूनिट लिखना हमने सीख रखा है पहले से ही। यूनिट मुझे जिसका लिखना है उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या कंडक्टेंस की यूनिट मुझे पहले से मालूम है? यस। चलो हम लिखते हैं सबसे पहले SI यूनिट। बताओ G की यूनिट क्या थी? ओम की ओम इनवर्स? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स। अब देखना SI यूनिट लेंथ की क्या होती है? मीटर। हाँ। एरिया का मीटर स्क्वायर। यस। ये कट जाएगा क्या? देखो। हाँ, एक कटेगा। और ऐसा मिलेगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यस सर। क्या मैं जरूरी है कि इसको ओम में ही लिखूं? कंडक्टेंस की यूनिट जरूरी थोड़ी है कि ओम में ही हो, क्या दूसरा भी हो सकता है? चलो हाँ। वो वाला यूनिट भी बता दो। उल्टा ओम बना देगा।
उल्टा वो कहने से बढ़िया है मो बोला करो, मो। मो हाँ मीटर इनवर्स। हाँ। एक और हो सकता है और वो सबसे ज़्यादा यूज होगा। एस इनवर्स। हाँ, एस मीटर एस मीटर इनवर्स। सीमेंस मीटर इनवर्स सबसे ज़्यादा यूज यही होगा, सीमेंस वाला। उससे कम ओम मो वाला, और सबसे कम ओम इनवर्स वाला। खैर वो सब हमारे काम का नहीं है। इसकी एक और यूनिट होती है, ध्यान से देखिए। देखो एल की वैल्यू 1 मीटर और एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर। जब हम ये रखेंगे तो उस केस में कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बराबर होता है। बोलो सही कह रहा हूँ? यस सर। एक बार बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाऊँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब समझ में आ रहा है ना, कंटेनर। तो हाँ 1 मीटर लेंथ का मतलब समझ में आ रहा है। एक एनोड और कैथोड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं हो जाएगा? अगर मैं लैब में यस बैठ सर। जाऊं एक्सपेरिमेंट करने, तो क्या मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होगा, बहुत बड़ा कंटेनर चाहिए होगा? हाँ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया की बात करूं, तो देखो ध्यान से, क्या बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन चाहिए होगा उसमें? क्योंकि यस एरिया कौन सा था, जो इलेक्ट्रोलाइट से फिल्ड था। तो एक हाँ मीटर स्क्वायर एरिया में इलेक्ट्रोलाइट भरने के लिए मुझे ढेर सारा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। अब हाँ। अगर मैं इतना सारा इलेक्ट्रोलाइट यूज करूंगा, तो क्या मुझे एक्सपेंसेस ज़्यादा मिलेंगे? यस सर। हम कंपनी खोल रहे हैं कि हम बस लैब में चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं? लैब में। अब टेस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट तो यूज नहीं कर सकते हम। और वो भी एक हाँ। बच्चा अगर इतना यूज करेगा तो लैब हो रहेगा। तो क्या मुझे समझ में आ रहा है कि मीटर को मुझे छोटी यूनिट बनानी पड़ेगी? हम्म, और 1 मीटर का मतलब आप समझ लो कि आपका एक हाथ से बड़ा ही हो गया, 100 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा होगा ना? आपकी जो स्केल होती है छोटी वाली, उसका 6 टाइम्स, 6 या 7 टाइम्स होगा। यस। सुनो, अब क्या करना पड़ेगा, सर छोटी यूनिट बताओ, लेंथ की छोटी यूनिट कौन सी यूज करते हैं हम? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। होने को तो माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम भी होता है, लेकिन क्या वो इतना छोटा हो जाएगा कि हम देख ही नहीं पाएंगे? हाँ तो मेरे लिए कौन सी यूनिट ऐसी है जो हम आराम से यूज कर सकते हैं? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। आज हम इसकी लिखते हैं स्मॉलर यूनिट, और वो सबसे ज़्यादा यूज होगी। बताओ स्मॉलर यूनिट क्या हो जाएगी? ओम सेंटी। इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, हाँ या फिर मो सेंटीमीटर इनवर्स, यस सर। या फिर एट। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ। देख लो एक बार, कहीं कोई डाउट तो नहीं रह गया अब? नो सर। अब अगली लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप बताओ रो किस पे डिपेंड करता था? आर पर। या फिर ऐसे कह लो, हाँ आर किस पे डिपेंड करता था? रो। रो पर। क्योंकि एल और ए की वैल्यू तो यूनिटी लेते थे, कांस्टेंट हो जाता था। हाँ इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये तो यूनिटी हम ले लेंगे कनेक्टिविटी के टाइम पर। तो बताओ यस सर। कंडक्टिविटी फिर किस पे डिपेंड करेगा? कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कनेक्टिविटी वही तो है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करने का मतलब क्या चेंज करेंगे तो वो चेंज होगा। अगर मुझे लेंथ। किसी की कंडक्टिविटी बढ़ानी या घटानी है, तो कैसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे, क्या चेंज करना पड़ेगा? सर जी। एल और ए। एल और ए तो अभी आपने कहा सर ये कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट। जो भी एक सेल आपने बना दिया अब वो फिक्स रहेगा। याद करो, हाँ हम जी पे। जी पर। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, कंडक्टिविटी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कंडक्टेंस। देख लो एक बार। यस। अब बताओ कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? के पे। अरे नालायक, ये तो उल्टा हो गया ना। अभी मैंने कहा अरे। कंडक्टिविटी कंडक्टेंस पर, यानी कि अगर मुझे हाँ। कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो कंडक्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। अब अगला सवाल, यस। सर कंडक्टेंस कैसे बढ़ाएंगे? तो आप ये मत कहो सर कंडक्टिविटी को बढ़ा के, वो तो होता ही होता है। अगर रियल लाइफ में मुझे कंडक्टेंस बढ़ाना है तो कंडक्टेंस कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। याद करो जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? पी ए अपन एल।
हाँ 1/r, जब दिक्कत हो ऐसे लिख लिया करो, तो 1/ρl/a, यानी ऐसा हो जाएगा। हाँ यानी वो डिपेंड किस पर करता है, रजिस्टिविटी पर। यस सर। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा आप एक बात बताओ, अगर आपके पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस आपको बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? वो कंडक्टर अगर है सॉल्यूशन, तो क्यों कंडक्टर है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से? यस सर। नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते बच्चे, फ्री आयंस होते हैं। हाँ इलेक्ट्रॉन्स तो मेटालिक कंडक्टर में था ना, सॉलिड वाले में। हाँ यानी कि Yes. कंडक्टेंस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आयंस। और वहीं पे तो हमने पढ़ा था, आयंस के बीच का इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा, उसकी कंडक्टेंस उतनी कम होती है। इंटरेक्शन 3 टाइप के थे, सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट। याद है, भूल गए सब? याद है। याद है ना, मैंने इसीलिए कहा था पढ़ के आना, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है ना। आगे के आज और कल का लेक्चर बहुत थ्योरेटिकल है, आपको चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ के आना पड़ेगा, याद करके आना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। देखो ये हमारा आयंस है, अगर नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ाऊं, तो बताओ कंडक्टेंस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और अगर ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ाएंगे तो? कंडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अगला नोट पॉइंट है, अब ध्यान से समझ लीजिए। जो हमारा कंडक्टेंस होता है और जो कंडक्टिविटी होता है, दोनों ही एडिटिव इन नेचर होते हैं। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी बोथ आर एडिटिव इन नेचर। आपको जब आशीष सर ने पढ़ाया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वहाँ पर उन्होंने एक नोट पॉइंट लिखवाया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। उन्होंने कहा होगा, मान लो कोई एक सिस्टम है, उसके अंदर 3 कूलम, -2 कूलम, 5 कूलम और -4 कूलम, ये 4 चार्ज रखे मैंने। तो बताओ इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा? सारे को ऐड कर देंगे। हाँ याद आ गया, यानी 2 कूलम। हाँ वही चीज़ होता है एडिटिव इन नेचर का मतलब, जो भी चीज़ें हैं आप उसका विथ साइन, ध्यान रखिएगा, विथ साइन रख के सॉल्व कर देते हैं बस। इसका मतलब अगर मैं सॉल्यूशन का कंडक्टेंस लिखूं, तो किसकी वजह से आएगा? सॉल्यूट की वजह से, सॉल्वेंट की वजह से, या दोनों की वजह से? दोनों की वजह से। क्या मैं लिख सकता हूँ? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूट प्लस कंडक्टेंस ऑफ सॉल्वेंट, यस सर। जिसको अगर आप अपने सिंबल के फॉर्म में लिखें, तो हमारे लिए सॉल्यूशन क्या था? G3। सॉल्यूशन में हमने इसकी नेमिंग की थी ना, सॉल्यूशन को 3, सॉल्यूट को 1। तो G1 प्लस G2। यस सर। सिमिलरली हम कंडक्टिविटी के लिए भी लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं? K3 इज इक्वल टू K1 प्लस K2, यस सर। यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट प्लस कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट। हाँ देख लो कोई डाउट तो नहीं रह गया अब? नो सर। चलो एक और नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है आपको पहले से मालूम है, और फिर से पूछ रहा हूँ। मान लो इफ लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज गिवन फॉर एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, या फिर ऐसे ले लो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो भी आपको डेटा दिया हुआ है। तो बताओ उसका कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस होगा? मतलब दोनों सेम होंगे, अलग अलग होंगे, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? कंडक्टेंस में सर G इक्वल टू R हो जाएगा। G इक्वल टू R हो जाएगा। मतलब रो G इक्वल टू रो। हाँ वो तो होता है, उसको छोड़ दो ना, आपको रो के लिए डेटा नहीं दिया ना। आपने अभी क्या पढ़ा था? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 रजिस्टिविटी, और सारी वैल्यू डाल के आपको कितनी मिली थी? GL/A। देखो याद है, हाँ ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे ना। अब वो कह रहा है आपको L दिया है, A दिया है, और पूछ रहा है बताओ कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस होगा? तो इसको तो यूज ही नहीं कर सकते ना, हम इसको करेंगे यूज। तो बताओ क्या मैं सकता हूँ? G इक्वल टू K हो जाएगा। हाँ क्या मैं कह सकता हूँ कि कंडक्टेंस ऑफ
1 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखना, सॉल्यूशन इज नोन एज कंडक्टिविटी। देख लो एक बार। यस सर। इसमें कोई डाउट है तो बता दो अभी, क्योंकि ये चीज़ ना आगे मैं यूज करूँगा एक डेरिवेशन में, तो आपको याद होना चाहिए। सर लेंथ नहीं लिख सकते, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड देखो ध्यान से, लेंथ और एरिया दिया है। हाँ। आपने अपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ध्यान से देखो, तो ये वाला हिस्सा एरिया है और ये वाला हिस्सा लेंथ। अच्छा हाँ, मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या वॉल्यूम ही आ जाएगा। यस सर। वही मैंने लिखा जनरलाइज फॉर्म में बस। ठीक है। वो आप बोल सकते हो, अगर वो कहा जाए ना 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया वाला कंडक्टेंस कंडक्टिविटी कहलाता है, वो एकदम सही है। लेकिन उसको जनरलाइज फॉर्म में मैं आगे जो यूज करूँगा वो ऐसे यूज करूँगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन का बताओ कंडक्टेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे सर उसकी कंडक्टिविटी ही होती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होगा, तो उसकी कंडक्टिविटी होती है। हाँ वो भी कंडक्टिविटी ही होगी, लेकिन हम उसको यूज कम करेंगे। क्यों यूज कम करेंगे? क्योंकि प्रैक्टिकली 1 मीटर क्यूब यूज करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। लैब में हम 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर वाला यूज नहीं करते, हम कौन सा यूज करते हैं? सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं रहा अब? नो सर। अगला 5वां है हमारा। सर बोलिए। सर सर क्लास रहने दीजिए।